दोस्तों, जब आप नासा के रोवर से खींची गई मार्स के सरफेस की फोटोज को देखेंगे तो आपको लगेगा कि मार्स के सरफेस पर कोई हलचल नहीं है। ये एक शांत प्लैनेट है। दूर दूर तक फैले लाल धूल के मैदान में चलती हुई हल्की हल्की हवा ही है। बट जब आप इस रेड प्लैनेट पर कुछ समय के लिए रुकेंगे तब आप देखेंगे इसके होराइजन पर लाल धूल की बहुत बड़ी दीवार को उठते हुए। तो ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको लगेगा ये धूल से बना स्टॉर्म यहाँ पृथ्वी पर आने वाले स्टॉर्म्स की तरह ही है, बट ये डस्ट स्टॉर्म इतना बड़ा होता है कि ये सिर्फ एक रीजन को या एक कॉन्टिनेंट को ही नहीं बल्कि पूरे प्लैनेट को ही ढक लेता है। और मार्स में आने वाला ये सुपर स्टॉर्म हर 3 मार्शियन ईयर के बाद या अर्थ के 5.5 साल के बाद आता है। और धूल से बना ये सुपर स्टॉर्म मार्स पर आने वाली सनलाइट को कुछ हफ्तों या महीनों के लिए रोक देता है। और सनलाइट के कम होने के कारण वहां रोवर या लैंडर्स को वर्क कराना साइंटिस्ट के लिए एक बड़ा चैलेंज होता है। अगर फ्यूचर में इंसान मार्स पर बसना चाहे तो उन्हें पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। मार्स पर यह सुपर स्टॉर्म क्यों और कैसे बनता है, हम इसके बारे में अभी भी बहुत कुछ नहीं जानते हैं। तो चलिए पता लगाते हैं कि मार्स पर यह प्लैनेट के साइज के सुपर स्टॉर्म क्यों बनते हैं। मार्स पर हमेशा से ये प्लैनेट के साइज के सुपर स्टॉर्म नहीं बनते थे। अभी हम जिस बंजर लाल ग्रह को देखते हैं वो पहले ऐसा नहीं था। कभी यहाँ एक थिक एटमॉस्फेयर था और इतना गर्म था कि यहाँ पानी भी मौजूद था। और फिर अरबों सालों में यहाँ का एटमॉस्फेयर खत्म हो गया और मार्स एक बंजर ग्रह बन गया। और यहाँ के एटमॉस्फेयर का वॉल्यूम अर्थ के एटमॉस्फेयर के वॉल्यूम के 1% से भी कम हो गया। मार्स पर आने वाले ये स्टॉर्म मार्स के ड्राई हो जाने के कारण नहीं स्टार्ट हुए, बल्कि हम अभी तक इन स्टॉर्म्स के ओरिजिन के बारे में ज्यादा नहीं जानते। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस सुपर स्टॉर्म्स के बनने का मेन कारण है मार्स का टेम्परेचर, क्योंकि मार्स में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हाई है और मार्स का सरफेस हीट को अच्छी तरह से रिटेन नहीं कर पाता। इसका मतलब यह है कि अगर आप मार्स के इक्वेटर में दिन के सबसे गर्म टाइम में खड़े हों तो आपके पैरों के पास का टेम्परेचर लगभग 23 डिग्री सेल्सियस होगा और आपके सिर के पास का टेम्परेचर होगा 0 डिग्री सेल्सियस। इसी कारण मार्स में दिन और रात में टेम्परेचर में इंटेंस स्विंग होता है। यहां दिन का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस और रात का टेम्परेचर -133 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और इस टेम्परेचर स्विंग के कारण विंड्स बनने लगती है, जिसके कारण पूरे प्लैनेट में डिफरेंट वेदर सिस्टम बनते हैं। ये वेदर सिस्टम बारिश या वाटर साइकिल के नहीं होते, बल्कि ये होता है डस्ट का साइकिल। और ये डस्ट मार्स में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और बिना इसके पूरे प्लैनेट को कवर कर लेने वाला स्टॉर्म बन ही नहीं सकता। सुपर स्टॉर्म बनने की शुरुआत तब होती है जब मार्स की डस्ट हवा में मिलने लगती है। ऐसा होने के कुछ मैकेनिज्म हैं, जैसे डस्ट डेविल्स, जो साल में हजारों की संख्या में मार्स पर बनते हैं। ये ज्यादातर मार्शियन स्प्रिंग और गर्मी में ही बनते हैं। जब सनलाइट के कारण मार्स का सरफेस गर्म होता है तब वहां की हवा ऊपर उठती है और उस खाली जगह को भरने के लिए ठंडी हवा आती है, जिसके कारण हवा और धूल से स्पाइरल शेप में बने इन डस्ट डेविल का निर्माण होता है। ये कई 100 मीटर चौड़े और 8.5 किलोमीटर हाइट तक हो सकते हैं और मार्शियन सरफेस पर घूमते हुए ये डस्ट डेविल सरफेस की डस्ट को ऊपर के एटमॉस्फेयर में पहुंचा देते हैं। ये डस्ट का एटमॉस्फेयर में पहुंचने का फास्टेस्ट तरीका है, लेकिन ये ज्यादा प्रेवलेंट नहीं है। मोस्ट कॉमन मेथड है मार्स के डस्टी सरफेस पर चलने वाली हवा और एक प्रोसेस का जिसे कहा जाता है सॉल्टेशन। मार्स के डस्ट का एयर में जाना डिफिकल्ट होता है क्योंकि स्मॉल डस्ट पार्टिकल में थोड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज होता है, जिससे वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। इसका मतलब ये है कि उन्हें एयर में पहुंचाने के लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मोमेंटम की जरूरत पड़ेगी। बट बड़े रेत की तरह के पार्टिकल में कोहीजन कम होता है, तो ये पार्टिकल इजीली वाइंड से एयर में लिफ्ट हो जाते हैं, बट हैवी होने के कारण ज्यादा देर तक एयर में नहीं रह पाते और सरफेस पर गिर जाते हैं। और इनका इम्पैक्ट इनफ होता है लाइटर डस्ट पार्टिकल के कोहीजन को खत्म करके एयर में पहुंचाने के लिए। और एक बार ये ऊपर एटमॉस्फेयर में पहुंच गए तो मार्स की कम ग्रेविटी के कारण ये उसके एटमॉस्फेयर में कुछ हफ्ते या महीने तक रह सकते हैं। और स्टॉर्म के फॉर्मेशन के लिए इतना काफी है, क्योंकि ये छोटे पार्टिकल सन से आने वाली हीट को कलेक्ट कर लेते हैं। और जब मार्स के एटमॉस्फेयर के ये डस्ट पार्टिकल्स गर्म होते हैं तब ये छोटे रेडिएटर्स की तरह काम करते हैं और धीरे धीरे हीट को रिलीज करते हैं, जिससे आसपास का एटमॉस्फेयर गर्म होने लगता है। और ये पूरे प्लैनेट में लार्ज स्केल में होता है,
गर्म हवा ऊपर उठती है और उसकी जगह ठंडी एयर लेती है और ये प्रोसेस आग में घी की तरह काम करता है। ये आउट ऑफ कंट्रोल प्रोसेस रीजनल डस्ट स्टॉर्म का फॉर्मेशन करता है। बट अच्छी बात यह है कि ये सुपर स्टॉर्म ज्यादा खतरनाक नहीं होते। इसमें टॉप विंड स्पीड 97 किलोमीटर पर आवर ही होती है, जो अर्थ में आने वाले हरिकेन्स की स्पीड से भी आधी है। और थिन एटमॉस्फेयर के कारण अगर आप इस स्टॉर्म में खड़े हों तो आपको ज्यादा कुछ फील नहीं होगा। मतलब ये स्टॉर्म साइंस फिक्शन मूवी मार्शन की तरह आपके रोवर और लैंडर को उड़ा के नहीं ले जाएगा। बट इन स्टॉर्म्स के अलग तरह के खतरे हैं, क्योंकि मार्स में भेजे गए ज्यादातर रोवर्स सोलर पावर पर डिपेंड करते हैं और इन स्टॉर्म्स के कारण ये इलेक्ट्रोस्टैटिक डस्ट पार्टिकल सोलर पैनल से चिपक जाते हैं, जिसके कारण रोवर वर्क करना बंद कर देता है। मार्स का ऑर्बिट परफेक्टली सर्कुलर नहीं है। हर साल मार्स के सदर्न हेमिस्फीयर के स्प्रिंग और समर में मार्स सन के बहुत करीब होता है और बहुत गर्म भी होता है। और इस समय यहाँ रीजनल डस्ट स्टॉर्म फॉर्म होते हैं और आपस में मर्ज होकर सुपर स्टॉर्म बनाते हैं। पर हर 3 मार्शन ईयर के बाद ऐसा होना कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। बट मार्स पर किसी तरह का डस्ट साइकिल तो है जिसे समझने की जरूरत है, क्योंकि ये हर 3 मार्शन ईयर या अर्थ के लगभग 5.5 साल में रिपीट होता है। जहां कुछ स्टॉर्म मार्स पर कुछ दिन ही चलते हैं, वहां ये सुपर स्टॉर्म कुछ हफ्तों तक बना रहता है। साइंटिस्ट एरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ या AOD से मार्स पर सनलाइट की अवेलेबिलिटी को मेजर कर सकते हैं कि एयर पोल्यूटेंट कितनी लाइट को अब्सॉर्ब कर रहे हैं या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। मार्स पर AOD लगभग 0.5 है। अपॉर्चुनिटी रोवर और इनसाइट लैंडर को अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए 2 से कम AOD की जरूरत पड़ती है। बट ये प्लैनेट साइज के डस्ट स्टॉर्म AOD को 9 to 11 तक पहुंचा देते हैं, जिसका मतलब है लाइट का टोटली ब्लॉक होना। 2018 में इसी तरह के एक स्टॉर्म ने अपॉर्चुनिटी रोवर को खराब कर दिया था, क्योंकि डस्ट के कारण ये हाइबरनेशन मोड में चला गया। पावर ऑफ के कारण इसके हीटर्स ऑन नहीं हो पाए और डे और नाइट के हाई टेम्परेचर वेरिएशन के कारण रोवर क्रिटिकली डैमेज हो गया। और ये स्टॉर्म क्लाउड्स इतने थिक होते हैं कि ये कम्युनिकेशन सिग्नल को भी ब्लॉक कर देते हैं। और इस गर्म डस्ट क्लाउड के कारण मार्स का एटमॉस्फेयर भी एक्सपैंड हो जाता है और ये डस्ट पार्टिकल्स सैटेलाइट्स के ऑर्बिटल पाथ में आ जाते हैं और इसके कारण सैटेलाइट का भी क्रैश होने का खतरा रहता है। अभी मार्स पर सिर्फ 3 रोवर एक्टिव हैं, नासा का क्यूरियोसिटी रोवर, परसेवरेंस रोवर और चाइना का ज़ुरोंग रोवर। और इन तीनों में केवल चाइना का ज़ुरोंग रोवर ही सोलर पावर का यूज करता है। तो आपको क्या लगता है, क्या ज़ुरोंग रोवर हर 3 मार्शन ईयर में आने वाले नेक्स्ट सुपरस्टॉर्म में सरवाइव कर पाएगा? तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक करें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तो मिलते हैं ऐसी ही मजेदार और इंटरेस्टिंग अगली वीडियो में।